नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों के रैखिक समीकरण। एलडीसी के जो पिछले एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनमें लीनियर इक्वेशन से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम आपको लीनियर इक्वेशन का बेसिक बताएंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपको वो सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस ईयर में जो 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट में हम वो भी लेंगे। तो आइए चलते हैं आज के हमारे नए टॉपिक की तरफ। दो चरों के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद में देखेंगे कि ये पूरा जो टर्म लिखा हुआ है दो चरों के रैखिक समीकरण, इसका क्या मतलब है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इसके अलावा मैं एक और लिखता हूँ 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। आपके सामने ये दो समीकरण मैंने लिख दिए हैं। इनमें डिफरेंस इतना है कि जो मैंने पहला लिखा है उसमें वेरिएबल केवल एक ही है और वो है x, और जो दूसरा वाला जो मैंने लिखा है उसमें वेरिएबल दो है, x और y। हमारे जो सिलेबस में है वो दो चरों के रैखिक समीकरण है, इसका मतलब उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये वाला है। लेकिन ये दो चरों वाला अगर हमारे सिलेबस में दे रखा है तो ये ऑलरेडी हमें आना चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब होता है वो समीकरण जिसमें चर पद की घातांक एक हो, जिसमें वेरिएबल की घात एक हो, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है 4x प्लस 4, इसमें x की पावर एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब इसको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये एक रेखा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहा गया है। यहाँ पे जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, इसमें यहाँ पे x की पावर एक है, यहाँ पे y की पावर भी एक है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये है उसमें वेरिएबल केवल एक था, यहाँ पे वेरिएबल दो आ गए हैं। तो इस वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन का नाम अलग होगा, इसका जो नाम होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर में रैखिक समीकरण, इसका जो मतलब होगा उसका मतलब होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर में रैखिक समीकरण। और इसका जो मतलब है इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल है मतलब इसमें चर पद दो है x और y, दो चरों के रैखिक समीकरण। एक चर यहाँ पे x हो गया, एक चर यहाँ पे y हो गया। तो हमारे सिलेबस में है ये वाला, हम इसके ऊपर डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर एक चर की अगर इक्वेशन हो, एक चर का अगर समीकरण हो, उसका अगर हमें सॉल्यूशन करना हो तो एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी इक्वेशन में दो चर दे रखे हों जैसे x और y, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में मुझे x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं, दो चर पद दे रखे हैं, इसीलिए अगर इस इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो इससे संबंधित दो इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए, तब जाके मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है यदि हमें समीकरण में दो चर दिए हैं, यदि समीकरण में दो चर दिए हैं तो उसके समाधान के लिए भी दो समीकरण होने चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो उनका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उनके जीरोज निकालेंगे या फिर उनके रूट निकालेंगे, उनके शून्यक निकालेंगे, तीनों चीज़ों का मतलब एक है, तो इक्वेशन हमेशा दो होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है
इक्वेशन 2 होगी तो ही हम उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, एक्स और वाई टू वेरिएबल हो गए, यहाँ पे एक्स और वाई टू वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन हमारी दी हुई है, हम इनको सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम में जनरली इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो इक्वेशन हमें दे दे और एक्स और वाई की वैल्यू हमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। तो इसको सोल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं, जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड, हम x की वैल्यू निकाल के अगली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके अलावा एडिशन मेथड भी होता है। तो हम इसमें ट्रेडिशनल एक मेथड से मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे ताकि हम इजीली कम से कम टाइम में इक्वेशन को सोल्व कर पाए। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन इसको देता हूं, 2 नंबर इसको देता हूं। नंबर 1 इक्वेशन है हमारी x + 3y = 12। इस वाली इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं 3y को बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा x = 11 - 3y। ये वाली जो इक्वेशन को है मैं उस हिसाब से लिख सकता हूँ। पास x की वैल्यू आ गई है, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो अब मैं इस x को इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। ये वाली इक्वेशन है मेरे पास 4x - y = 5। x की जगह मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा, x की वैल्यू है 11 - 3y - y = 5। 4 को मैं यहाँ कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 44 - 12y - y = 5। y को मैं आपस में ऐड कर लूँगा, माइनस का 12y है, माइनस का 12y, माइनस का y, तो ये यहाँ हो गया माइनस का 13y। 44 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5 - 44। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 13y, इधर हो जाएगा माइनस का 39। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 39/13, माइनस से माइनस हट जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब जो y की वैल्यू जो 3 आई है वो हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने y की जो हमारी वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 में रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा x + y की वैल्यू है 3, 3 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 9 = 11। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 और 3 9 हो गया, 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 11 - 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से मैंने ट्रेडिशनल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, इजी यही रहेगा। बाकी दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को बराबर कर लें। जैसे इसको यहाँ पर अगर हम पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12y हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। एक मेथड वो रहता है, इसके अलावा भी मेथड है। सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको वही बताऊंगा जिससे आप इजीली सोल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 2x + 3y = 6, 3x + 4y = 8। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया है। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड, जिससे x और y की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो इस पैटर्न में होगा, यहाँ से चालू होगा
और इस हिसाब से जाएगा, मतलब यूं और फिर यूं जाके यूं, यूं फिर यूं, इस हिसाब से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा। पहला स्टेप यही ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। दूसरा स्टेप, हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ से मैं x को छिपा लूँगा। मुझे जो संख्या दिख रही है x को मैंने ढक लिया है और मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है। x को ढक लिया और x की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 गुणा 3 24, फिर इनको करेंगे यूं जाके यूं, 6 4 24, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, अपॉन, इसके अपॉन में हमेशा करेंगे x और y के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस का साइन लगाना और यहाँ पे हर वाले जो पार्ट है अंश बटा हर यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 गुणा 2 8, इनको करेंगे 3 और 3 9, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 24 में से 24 गया 0, यहाँ से आएगा -1। जो x की वैल्यू आती है उसको हमेशा हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड, अगर इसी हिसाब से हम निकाले y की वैल्यू तो y की वैल्यू आएगी, इस बार y की वैल्यू निकालेंगे तो y को ढक लेंगे, तो यहाँ पे होगा 8 गुणा 2 16, 3 गुणा 6 18 बटे एक्स वाई के कोफिशिएंट, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट तो सेम यही आएंगे, 4 गुणा 2 8 -9। तो यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ तो बचेगा माइनस का 2, एक आंसर आ जाएगा हमारा 2, यानी कि x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। अब मैंने जो तरीका लगाया है वो ठीक है या नहीं है वो हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 ठीक है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब इनको हम जीरोस तभी बोलते हैं जब पूरी इक्वेशन इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू मेरी आई है 0, तो मैं पहली इक्वेशन में रखता हूँ x की वैल्यू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, 3 गुणा 2 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आई है वो ठीक है। ये तो हो गया पहली इक्वेशन में रख के देखा है मैंने। अगर मैं इसी को दूसरी इक्वेशन में रख के देखूं तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है 0, तो 3 इंटू 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आ गया 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब मैंने जो तरीका लगाया मेरा जो आंसर आया वो ठीक है, आपको इसी हिसाब से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही तरीका वही रहेगा। x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम छिपा लेंगे। जब हम x को छिपा लेंगे तो यहाँ से देखिए 7 गुणा 2, x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस हम पहले ही लगा देंगे, उसके बाद में सोल्व करेंगे। x की वैल्यू में हमेशा माइनस पहले लगाएंगे। 7 गुणा 2 यहाँ पे आ गया 14, माइनस बीच में माइनस का साइन, 8 गुणा 4 32, अपॉन एक्स वाई के कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 4 गुणा 3 12, माइनस 1 गुणा 2 2, 12 माइनस 2। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो इसी हिसाब से करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया यूं, यहाँ से स्टार्ट किया और यूं, तो 3 गुणा 4 12, 12 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 गुणा 2 2, माइनस का 2, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, माइनस 32 और 14, तो 8 तो वो हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा
18, नीचे कितना बचेगा 10, माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस माइनस तो देखो यह तो हो जाएगा प्लस, जब हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/5। x की वैल्यू मेरी आ गई है 9/5। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू किस हिसाब से निकालेंगे, अगर y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y को छिपा लेंगे, तो y को छिपाएंगे तो यहाँ से y को छिपाएंगे तो 7 × 3 21 माइनस 8 × 1 8 बटे एक्स वाई का कोफिशिएंट तो सेम वही आएगा 12 माइनस 2, 21 में से 8 गया, 21 में 8 जाएगा तो 13, तो यहाँ पे है 13, नीचे क्या आ जाएगा 10। y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 13/10। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे मैं x को छिपा लूँगा, अगर x को यहाँ से छिपाऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए मुझे x की वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू माइनस में ऑलरेडी पहले ही लगा दूंगा। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से x की निकालनी है तो x को छिपा लूँगा, 22 × -3 माइनस का 66, फिर करूँगा 5 × 2 10 माइनस का 10, क्योंकि बीच में मुझे माइनस लगाना है, अपॉन में एक्स वाई के कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4, बीच में माइनस, 5 × 3 15, 5 × 3 15, लेकिन यहाँ पे माइनस है, 5 3 15 माइनस का 15, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, तो देखिए यहाँ तो आएगा 4 + 15 माइनस माइनस प्लस, 4 + 15 19, और यहाँ पे आ जाएगा -76। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले ही है तो यहाँ से माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हट गया। 19 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा x का वैल्यू है वो 4 आ गया है। x का वैल्यू 4 आ गया तो यहाँ से किसी भी इक्वेशन में या तो हम x का वैल्यू रख दें तो y आ जाएगा, या फिर हम y का वैल्यू यहाँ से काउंट करें। तो देखिए y का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y का निकालेंगे तो y को छिपा लेंगे, 22 × 2 44 माइनस 5 × 5 25, अपॉन नीचे एक्स वाई का कोफिशिएंट वो तो सेम आएगा, तो सेम क्या आएगा 19 आएगा। 44 में से 25 निकालेंगे कितना बचेगा 19 ही बचेगा, 19/19, आंसर आ जाएगा अपना 1। अपना आंसर ठीक है या नहीं है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू 4 आया है, पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे 2 × 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3, y का वैल्यू कितना आया है 1 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो यहाँ से देखिए 8 में से 3 गया तो 5 = 5, इसका मतलब हमने जो तरीका लगाया हमारा जो आंसर आया वो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 13, 3x + 4y इज इक्वल टू 18। x का वैल्यू निकालना है तो x को छिपा लेंगे, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालना है तो माइनस पहले बाहर आएगा। अब सोल्व कीजिए, x को छिपा लेंगे, 18 × 3 54 माइनस 13 × 4 52, अपॉन एक्स वाई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से देखिए y के तो क्या है 4 × 2 8, 3 × 3 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 54 में से 52 गया 2, यहाँ से आ गया -1, माइनस ऑलरेडी पहले बाहर से है तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा यहाँ से 2 आंसर आ गया। उसी हिसाब से अगर y का हम निकालेंगे तो y का निकालेंगे तो y को छिपा लेंगे, 18 × 2 36 माइनस 13 × 3 39, नीचे वही आएगा 8 माइनस 9, क्योंकि नीचे एक्स वाई के कोफिशिएंट दोनों सेम है तो एक ही बात है, तो यहाँ से आ गया
36 में से 3, यहाँ तो आ गया -3 और यहाँ पे आ गया -1। तो y की वैल्यू जो आई है वो हमारी 3 आ गई। अगर इन दोनों वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है। यहाँ पे जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ उसको मैंने लिखा है स्टेप वाइज कि मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 1 है x का मान अगर निकालना है, अगर मुझे x का मान निकालना है तो सबसे पहले x को ढक लेंगे, x को यहाँ से ढक लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर x को ढक लेंगे, दो बनेंगे, एक अचर पद और एक जो चर के साथ है y के साथ में, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर अंश में लिख देंगे, बीच में साइन लगाएंगे यहाँ पे माइनस का। हर के लिए अगर बात आए अंश बटा हर, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई के कोफिशिएंट, मैं आपको यही बोल रहा था कि एक्स वाई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और नीचे लिख देंगे। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को गुणा करके बीच में माइनस का साइन लगाते हुए लिख देंगे। जो संख्या आए उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे। जो मैं आपको ये बता रहा था कि x की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखिए मैं माइनस पहले ही लगा रहा था यहाँ पर, तो इसका मतलब यही है। y को निकालने का भी सेम फॉर्मेट रहेगा, लेकिन उसमें हम लास्ट में जो साइन है माइनस का वो नहीं लगाते हैं। तो इस हिसाब से लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल की, उनको हम इजीली सोल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम छिपा लेंगे। तो यहाँ से देखिए 11 गुना 2, x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो माइनस पहले ही आ जाएगा। 11 गुना 2 22, माइनस गुना 3 66, 22 गुना 3 66, अपोन में लिखेंगे एक्स वाई के कोफिशिएंट। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट 5 गुना 3 15 और 2 गुना 2 4, 15 माइनस 22 माइनस 66, यानी कि इधर प्लस का 22 है उधर माइनस का 66 है, तो माइनस का 44। तो यहाँ आ गया 11। तो यहाँ बाहर माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी लगाना ज़रूरी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका इफेक्ट हो गया ख़त्म। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारी x की वैल्यू 4 आ गई। या तो हम y की वैल्यू निकाल ले या फिर किसी भी इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो देखिए x की वैल्यू 4, तो देखिए 5 गुना 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 22। 5 और 4 20, 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे 2y। 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2। आंसर आ जाएगा 1। या फिर हम इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, y को छिपा लेंगे 11 5 माइनस 22 गुना 2 44 अपॉन कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है 15 माइनस 4, ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, नीचे को करेंगे तो भी 11 आएगा, आंसर आ जाएगा 1। यही आंसर इस तरीके से मेरा आया है। तो इस हिसाब से हम लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल की रहती है उनको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये वाला है, मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप ये वाला देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। उससे अगले वाला क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप इनको सोल्व कर लेना। उससे अगला क्वेश्चन ये है, इसको चलो सोल्व करवा देता हूँ मैं। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो माइनस x की निकालनी है तो 5 गुना 3 15 माइनस 12 गुना 2, 12 गुना 2 माइनस का 2 है, 12 दूनी 24 माइनस का 24 है, तो यहाँ पे हम माइनस का 24 लिखेंगे। अपोन में क्या आएगा, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 2 गुना 2 4, लेकिन आ जाएगा माइनस का 4 क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है। फिर करेंगे इसको 3 गुना 3 9 माइनस का 9,
यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 13 माइनस का 13, यहाँ पे माइनस, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 13 गुना 3, तो वैल्यू आ जाएगी 3। एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले को आप कर लेना। अब इसी चैप्टर में हमारा एक अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी होती है और उनके हमें सॉल्यूशन पूछे जाते हैं कि वो सॉल्यूशन किस हिसाब के होंगे, तो वो सॉल्यूशन हम किस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ये आप कर लेना। सबसे पहले हमारे टॉपिक का जो नाम है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसका मतलब अगर हमें सॉल्यूशन अगर पूछे जाएंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसमें यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें 2 इक्वेशन दे रखी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो, मान लिया मेरे पास यही इक्वेशन है, मान लिया मेरे पास यही इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 12 है। 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे माना कि x इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूँ, x इज इक्वल टू मैं 0 मानता हूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर x इज इक्वल टू 0 माना तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 मानता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की 0 मानूंगा तो x की आ जाएगी 6। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सॉल्यूशन निकाले हैं इस वाली इक्वेशन से, इन 2 सॉल्यूशन को अगर मैं हमारी जो स्कूल लेवल में जो 10 तक जो चैप्टर था ये उसी से रिलेटेड है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। ये मेरी इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल होंगे, दोनों की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी एटलीस्ट 2 2। तो देखिए मैंने x की भी यहाँ पे 0 निकाली है, एक 6 निकाली है, ठीक है। तो x की 0 y की 4, ठीक है। तो x की 0 यहाँ पे ये हो जाएगी, y की 4 मान लिया मैंने यहाँ पे है, x की 0 y की 4। दूसरा है y की 0 x की 6, तो y की 0 तो यहाँ पे और x की 6, तो ये बढ़ेगी लगभग इधर, मान लिया ये मैंने कर दिया। तो लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास एक हो तो उसका मतलब है उसको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मुझे देगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर ये वाली इक्वेशन है, मैं इसको अगर सेपरेटली सोल्व करूंगा तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगी। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर मेरे पास है तो मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे। अगर मैं ग्राफ पे अगर उनको ड्रॉ करूंगा तो मुझे 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहीं से है कंसेप्ट कि उनके सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उनको अगर हम ग्राफ पे अगर शो करेंगे तो उनके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि इसमें सॉल्यूशन के जो टाइप हैं वो 3 ही क्यों होते हैं। तो 3 होने का रीज़न ये है कि हमारे पास अगर कोई भी 2 रेखाएं हैं तो उनके जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है वो कितने बन सकते हैं। तो आप देखिएगा अगर मेरे पास मान लिया ये 2 रेखाएं हैं, दोनों हाथ अगर मेरी रेखाएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो सकता है
ज़्यादा से ज़्यादा ये या तो ये एक बार एक दूसरे को छूते हुए निकलेगी, मतलब एक दूसरे को काटते हुए निकल सकती है। पहली कंडीशन तो मेरी ये हो सकती है कि ये काटते हुए निकल सकती है। मान लिया कि आप इसको नहीं समझे, आपने बोला कि ये है, काट के नहीं निकल रही और इस हिसाब से है, पीछे से देखिए इस हिसाब से है, लेकिन आप देखो कि जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो भी ये काटेगी। इसका मतलब अगर कोई भी दो लाइन में अगर थोड़ा बहुत भी स्लोप है तो वो कहीं ना कहीं जाके काटेगी। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये बन गई कि वो लाइनें मेरे पास है और उनको अगर हम ग्राफ पे अगर शो करते हैं तो वो पहला केस हो सकता है कि वो एक बार काटे। दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि वो दोनों लाइनों के बीच में हमेशा बराबर का डिस्टेंस रहे, दोनों लाइनें हैं बराबर का डिस्टेंस रहे, पीछे भी कितना बढ़ा लो आगे भी कितना बढ़ा लो, दोनों आपस में कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब पहला केस था या तो वो काट सकती है, दूसरा केस हमारा बना अगर दोनों के बीच में हमेशा बराबर ही जगह हो, डिस्टेंस उसके बीच में अगर बराबर होगी तो वो कभी नहीं काटेगी। दूसरा केस हमारा ये बनता है। तीसरा केस हमारा इसमें ये बनता है कि दोनों रेखाएं न तो बराबर है, न तो बीच में डिस्टेंस उनका बराबर है, न उनके बीच में कोई एंगल है, क्योंकि एंगल अगर 30 डिग्री का भी होगा, मान लिया 1 डिग्री का भी है, तो वो स्लोप जाते जाते कहीं ना कहीं तो वो जाके मिलेगा, तो एक बार तो वो काटेगा। पहला केस आपस में इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करने का हो गया। दूसरा दोनों के बीच में अगर इक्वली डिस्टेंस रहेगा, अगर इक्वली डिस्टेंस रहेगा तो वो कभी नहीं काटेगी। तीसरा केस बनता है कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर इस हिसाब से अगर ओवरलैपिंग हो जाए, अगर दोनों रेखाएं ओवरलैपिंग हो जाएं तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे को छूती रहेगी, तो ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट हम उसको नहीं बोल सकते, ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो यही कंसेप्ट है, इसीलिए ये तीन ही टाइप के मैंने यहाँ पे इनके सॉल्यूशन जो हैं वो 3 टाइप के मैंने यहाँ शो कर रखे हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन ग्राफ के द्वारा, अगर दो लाइनें हैं दोनों एक दूसरे को काटेगी, तो यहाँ से देखिए अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन की 2 लाइनें, तो 2 लाइनें पहली कंडीशन बनेगी कि दोनों एक दूसरे को काटेगी तो एक जगह काटेगी, तो यहाँ पे उनका सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन एक ही होगा क्योंकि एक बार काटेगी। जितनी बार आपस में एक दूसरे को स्पर्श करती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं, तो पहली वाली कंडीशन में एक बार काट रही है तो इसका सॉल्यूशन होगा एक, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। इसको एक टर्म और बोलते हैं, यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को छूना। अगर दोनों रेखाएं आपस में अगर एक बार भी एक दूसरे को अगर छू लेगी, स्पर्श कर लेगी, तो वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगी। तो पहला यहाँ पे हो गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब केवल एक सॉल्यूशन, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहीं पे ऊपर नीचे करके पूछे जाते हैं कि इक्वेशन हमें दे दी और पूछेंगे कि ये आपस में प्रतिच्छेद, 4 इक्वेशन दे दी और क्वेश्चन हमारा ये देंगे कि ये इक्वेशन आपस में प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, या फिर एक दूसरे के ऊपर संपाती है। जो मैंने आपको ओवरलैपिंग वाला जो मेथड बताया था उसका मतलब होता है संपाती, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर आना, ओवरलैपिंग भी बोलते हैं उसको। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, दोनों एक दूसरे को अगर एक बार काटती है तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि केवल एक हल होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे दोनों रेखाएं एक बार एक दूसरे को स्पर्श करेगी, दोबारा नहीं करेगी। अगले वाला देखिए, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कोई भी सॉल्यूशन वाला मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं पैरेलल होगी, जब पैरेलल होगी दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। जब मिलेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो जब लाइनें पैरेलल होती, यहाँ पे देखिए ये है एक लाइन, ये है दूसरी लाइन,
तो ये दोनों जब पैरेलल हैं तो इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए नो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल हैं तो देखिए इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मैंने